नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस प्लेटफॉर्म पर यानी एसएसजी गुरुकुल के टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस समय आप 17 जनवरी को प्रस्तावित अपनी परीक्षा की तैयारियां जोर शोर से कर रहे होंगे और आपकी लगातार तलाश होगी कि कहां पर हमें किस मंच पर एक कंसाइज प्लेटफॉर्म ऐसा मिल जाए जहां पर हम अपना पूरा सिलेबस एक फास्ट ट्रैक रिवीजन कर सकें और उसे यानी अपनी तैयारी को फाइनल टच दे सकें। तो इसी दिशा में एसएसजी गुरुकुल आपके लिए लेकर आया है इस समय अलग अलग सब्जेक्ट, चाहे बायोलॉजी हो या पॉलिटिकल साइंस या कोई भी अदर सब्जेक्ट, उन सभी विषयों की बहुत ही संक्षिप्त लेकिन बहुत इफेक्टिव क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों अरस्तु के बारे में, यानी वो अरस्तु जिनका योगदान न केवल फिलॉसफी में रहा, दर्शन शास्त्र में रहा, बल्कि इसके अलावा उनका सबसे बड़ा योगदान विज्ञान के क्षेत्र में भी रहा। तो इस तरह के योग्यताओं के धनी अरस्तु के व्यक्तिगत जीवन पर आइए सबसे पहले विचार उनका देखते हैं, विचार करते हैं। जीवन परिचय की बात करें दोस्तों तो 384 बीसी में अरस्तु का जन्म हुआ था और मृत्यु उनकी 322 बीसी में हुई थी। लेकिन यह ध्यान रखें कि अरस्तु जो है, भले ही उनका संबंध एथेंस यानी कि यूनान से किया जाता हो, पर यह ध्यान रखना है कि वो यूनान के जन्मजात नागरिक नहीं थे। जन्म उनका जो हुआ था दोस्तों मैसिडोनिया में हुआ था। ये वही मैसिडोनिया है जहां से सिकंदर का संबंध है। तो मैसिडोनिया के तट पर स्टेगिरा नाम की एक जगह है और उसी स्टेगिरा नाम की जगह पर जो है दोस्तों उनका जन्म हुआ था। पिता की बात करें तो उनके जो पिता थे मैसिडोनिया यानी कि उसी स्टेगिरा के शाही चिकित्सक थे। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि सिकंदर के परिवार से उनका यह संबंध आगे चल करके सिकंदर के गुरु के रूप में अरस्तु को जो मौका मिला, उस मौके की सबसे बड़ी वजह यही रही है। बचपन की बात करें दोस्तों तो बहुत ही संपन्न एवं संभ्रांत परिस्थितियों में उनका जीवन व्यतीत हुआ, यानी अभाव नहीं देखा उन्होंने और उन्हें पढ़ने लिखने और शिक्षा प्राप्त करने के सारे अवसर प्राप्त हुए। लेकिन 17 वर्ष की आयु में दोस्तों प्लेटो की जो विचारधारा थी उससे अरस्तु बहुत प्रभावित हुए और आखिरकार उन्होंने अरस्तु ने यानी जो जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, उन्होंने प्लेटो की ही एकेडमी में प्रवेश ले लिया, यानी उस संस्था में जो प्लेटो ने स्थापित किया था। और कहां निवास करने लगे तो उसके बाद वो एथेंस यानी कि यूनान में निवास करने लगे, यानी मैसिडोनिया से वो शिफ्ट हो गए। दोस्तों, अरस्तु ने जल्दी ही एकेडमी में अपने आगमनात्मक और तुलनात्मक पद्धति, ये ध्यान रखना है उनकी पद्धति के बारे में अगर आपसे प्रश्न किया जाए तो आप बता सकते हैं कि उनकी जो पद्धति है वो आगमनात्मक और तुलनात्मक पद्धति थी। और साथ साथ अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण जल्दी ही उन्होंने एकेडमी में प्रसिद्धि हासिल कर ली, वो फेमस हो गए। क्योंकि प्लेटो अगर देखा जाए दोस्तों तो अरस्तु से बहुत प्रभावित हुए उनकी योग्यता से, और इसलिए उन्होंने उन्हें एकेडमी का मस्तिष्क और शरीरधारी बुद्धिमत्ता यानी जिसे इंग्लिश में नाउस कहा जाता है, इन सारे नामों से उन्हें सम्मानित किया, सुशोभित किया। क्योंकि बाहरी थे वो, तो दोस्तों बाहरी होने के कारण जब प्लेटो की मृत्यु हुई तो अरस्तु को एकेडमी की अध्यक्षता नहीं दी गई, यानी एकेडमी का नेतृत्व करने का मौका उनको नहीं मिला। और आखिरकार इसी वजह से वो निराश हो गए और निराश होकर के उन्होंने आपका जो यूनान था, एथेंस था, वो छोड़ दिया। और एथेंस छोड़ करके वो कहां गए दोस्तों, तो एशिया माइनर या मध्य एशिया पहुंच करके उन्होंने एकेडमी की ही एक नई शाखा की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दें यहां बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। अनार्तियस के राजा हर्मीस की बात आ रही है। तो अनार्तियस का जो राजा हर्मीस था दोस्तों, उसने अरस्तु को बुलाया और अरस्तु से वो इतना ज्यादा प्रभावित था कि उसने अपनी दत्तक पुत्री यानी अडॉप्टेड बेटी का विवाह जो है वो अरस्तु से करवा दिया। और तो और इस दौरान दोस्तों अरस्तु ने जो है वो पर्सिया, जिसे हम ईरान के नाम से भी जानते हैं आज की डेट में, वहां का जो पतनोन्मुख निरंकुशवाद है, पतनोन्मुख निरंकुशवाद का मतलब जहां पर राजा ही सर्वे सर्वा होता है, इसे चूंकि उन्होंने बहुत करीब से देखा था, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी एक किताब में भी किया है। और उस किताब को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उस किताब को हम लोग पॉलिटिकस के नाम से भी जानते हैं। 342 बीसी की बात करेंगे, 342 बीसी में दोस्तों मैसिडोनिया के राजा फिलिप ने अपने 13 साल के बेटे, जिसका नाम था अलेक्जेंडर, यानी मैं सिकंदर की बात कर रहा हूं, उसी सिकंदर की शिक्षा के लिए अरस्तु को एज अ टीचर उन्होंने अपॉइंट किया। तो हर्मीस की बात तो छोड़ दें, यहां पर बात फिलिप की हो रही है। तो ध्यान रखना है, फिलिप जो सिकंदर के पिता थे, इन्होंने ही अपने बेटे की शिक्षा दीक्षा के लिए अरस्तु को नियुक्त किया। अब सिकंदर के विश्व विजय अभियान पर निकलने के बाद अरस्तु ने भी क्या किया दोस्तों, एथेंस
लौटने का फैसला लिया और उन्होंने अपना खुद का एक निजी शिक्षण संस्थान स्थापित किया जिसका नाम क्या है, लीसियम था। यह प्रश्न कई बार यहां पर पूछा जाता है कि अरस्तु ने अपना खुद का जो शिक्षण संस्थान स्थापित किया वो किस नाम से जाना जाता था, तो उनका नाम उन्होंने रखा था लीसियम। दोस्तों, प्राणी शास्त्र यानी जूलॉजी की मैं बात कर रहा हूं, नेचुरल साइंस, एजुकेशन, इकोनॉमी, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योतिष और तर्क शास्त्र जैसे विषयों पर अरस्तु का जो ज्ञान था वो बहुत ही व्यापक था। और ये सारी बातें उनकी किताब पॉलिटिकस में भी उनके अनुभव और शब्दों पर उनकी बेहतरीन पकड़ के माध्यम से देखा जा सकता है। अब आप समझें कि उनके सबसे बड़ी पुस्तक की बात करें पॉलिटिकस की, तो पॉलिटिकस कितने भागों में लिखी गई है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पॉलिटिकस की रचना जो की गई है वो 8 भागों में की गई है। अब बात करते हैं दोस्तों, बार्कर ने इसे नाम क्या दिया है पॉलिटिकस को, तो भैया बार्कर ने पॉलिटिकस को नाम दिया है, पॉलिटिकस कहो या पॉलिटिक्स कहो, उन्होंने इसे मैग्नम ओपस यानी राजनीति की सर्वश्रेष्ठ रचना का नाम दिया है। तो यह भी एक ऑथेंटिक क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए कि भाई किसने अरस्तु की पॉलिटिक्स को राजनीति विज्ञान की सर्वश्रेष्ठ रचना करार दिया, तो वो था बार्कर। या फिर पूछा जाए कि मैग्नम ओपस का क्या मतलब हुआ, तो भी आप बता सकते हैं ये नाम बार्कर ने यूज किया है पॉलिटिक्स के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों के बारे में। चूंकि बात एक्चुअल में राजनीति शास्त्र के अंतर्गत हो रही है तो ये बातें ज्यादा ऑथेंटिक हैं। प्लेटो की जो विचारधारा है वो ध्यान दीजिएगा, सोफिस्ट विचारधारा के अनुसार उन्होंने राज्य को पारस्परिक समझौते का नतीजा बताया। तो किस तरह की विचारधारा में अरस्तु विश्वास करते थे, तो सोफिस्ट विचारधारा में अरस्तु विश्वास करते थे जो धर्म से प्रेरित रही है। लेकिन अरस्तु की बात हो रही है तो ध्यान दीजिएगा, सोफिस्ट वर्ग की विचारधारा के विपरीत वो व्यक्ति को प्रकृति से ही राजनीतिक प्राणी के रूप में परिभाषित करते हैं। समझ में आ रही बात? और राज्य को व्यक्ति की इसी प्रकृति का परिणाम भी वो इसे बताते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो अरस्तु जो है वो राज्य को व्यक्ति की सामाजिकता के परिणाम स्वरूप विकसित एक संस्था के रूप में भी परिभाषित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा कि प्रत्येक मनुष्य जो है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है वो इंटरेक्ट करता है, समाज में एक दूसरे के साथ संबंध बनाता है और अपनी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और नैतिक तथा बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही उसका उद्देश्य है। ऐसे में समाज को अगर स्वार्थ पर आधारित एक संस्था कह दिया जाए तो ऐसा लगता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। दूसरी बात कि जब हम आगे चल करके देखते हैं दोस्तों, तो विवाह से निर्मित पारिवारिक व्यवस्थाओं में भी हमें यही सारे लक्षण नजर आते हैं, जहां हम किसी भी प्रकार का संबंध अपने व्यक्तिगत हितों के संरक्षण और व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही स्थापित करते हैं। मनुष्य को परिवार की आवश्यकता आर्थिक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक सभी स्तरों पर होती है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है और इसे बदला नहीं जा सकता। यानी यहां पर एक बात साफ साफ नजर आ रही है कि अरस्तु के जो विचार हैं वो प्लेटो के यूटोपियन विचारों की तुलना में वास्तविकता के धरातल पर कहीं ज्यादा मजबूती से खड़े नजर आते हैं उनके विचार। अब चूंकि परिवार एक स्वाभाविक समुदाय है, ऐसे में आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य ने क्या बनाया दोस्तों, मनुष्य ने परिवार को मिलाकर के गांवों का निर्माण किया और फिर गांवों को मिलाकर के नगर राज्य बने और आखिरकार ये नगर राज्य ही मूल रूप से अरस्तु के राजनीतिक विचारधारा का केंद्र बिंदु माने जाते हैं। अंततः अरस्तु के अनुसार राज्य किस चीज से बना है दोस्तों, तो राज्य कुलों और गांवों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति करना होता है। तो राज्य को वो इन शब्दों में परिभाषित करते हुए दिखाई देते। अब बात करते हैं राज्य के स्वरूप के संबंध में अरस्तु के विचारों की। तो दोस्तों, उन्होंने राज्य को एक स्वाभाविक समुदाय के रूप में परिभाषित किया, जिसके बारे में सेबाइन जैसे राजनीतिक विश्लेषकों ने अपनी टिप्पणियां की हैं। और सेबाइन कहते हैं कि व्यक्ति की उच्चतम शक्तियों का विकास राज्य में होने से ही संभव हो सकता है। यानी हर व्यक्ति को अपनी अधिकतम संभावनाओं तक पहुंचने के लिए राज्य के द्वारा दिए जा रहे संरक्षण की आवश्यकता होती ही है और इससे अलग रहकर कभी भी किसी भी व्यक्ति के जीवन लक्ष्य का प्राप्त करना उसके लिए संभव नहीं हो पाएगा। साथ साथ दूसरी बात आप देख सकते हैं कि उन्होंने राज्य को
व्यक्ति से पहले का संगठन माना है, यानी वो मानते हैं कि व्यक्ति नहीं आया पहले, पहले राज्य हुआ, उसके बाद व्यक्ति की बात आती है। ठीक है। आगे कहते हैं वो दोस्तों कि समय की दृष्टि से परिवार और व्यक्ति पहले हैं, लेकिन प्रकृति की दृष्टि से उन्होंने राज्य के अस्तित्व को स्वीकारा है। यानी जहां पर वो कोई बात, कोई स्टेटमेंट कहते हैं, बाद में आप देख रहे हैं कि उन्होंने इसे वेरीफाई भी किया है। अब फाइनली वो राज्य को कैसे डिफाइन करते हैं, तो राज्य को एक सर्वोच्च समुदाय भी मानते हैं, राज्य एक जैविक संगठन भी है, और राज्य एक आत्मनिर्भर भी संगठन होता है। अब राज्य के कार्य और उद्देश्यों को देखा जाए तो दोस्तों अरस्तु ने राज्य को एक ऐसे सकारात्मक अच्छाई की तरह देखा है जिसका मूल उद्देश्य अपने लोगों के लिए पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की व्यवस्था करना है। व्यक्ति की जो सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है और वो है उसकी दोस्तों श्रेष्ठ आदत में बदलने की उसकी कोशिश। यानी व्यक्ति की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है उसी को उसकी आदत के रूप में बदलना ये राज्य का काम है, और राज्य में रहे बिना ये संभव नहीं होगा। अपने नागरिकों की प्राकृतिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करना और साथ साथ उनको शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक विकास के पर्याप्त अवसर प्रदान करना ही ये अरस्तु के शब्दों में राज्य का मूल उद्देश्य है। अब बात करते हैं नागरिकता के संबंध में अरस्तु के विचारों की। तो दोस्तों अरस्तु की विश्व प्रसिद्ध कृति यानी जो पॉलिटिक्स है वो 8 भागों में मौजूद है, जो मैं बता चुका हूं। और इसके किस भाग में नागरिकता पर बात हुई है, तो इसी के तीसरे भाग में नागरिकता पर टिप्पणी की गई है, बताया गया। अब बात करें अगर कि अरस्तु के अनुसार नागरिक कौन होता है, दोस्तों जिसे संविधान मूल अधिकार देता हो और उससे राज्य के प्रति निष्ठा और समर्पण की अपेक्षा करता हो, वही नागरिक है। अगर देखा जाए तो उनकी ये परिभाषा इतनी अधिक व्यवहारिक है कि आज हम अगर अपने देश में नागरिकता को डिफाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं इस परिभाषा के अंतर्गत ही हम नागरिकता को परिभाषित कर पाते हैं। अब अरस्तु नागरिकता संबंधी प्रचलित धारणाओं की हमेशा आलोचना करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि 2 तरह की नागरिकता की बात हो रही है, जहां पर एक है राइट ऑफ द ब्लड यानी ज्यूस सेंगुइनाई, और दूसरा है राइट ऑफ द सॉइल यानी ज्यूस सोलाई। अब बात करें अगर जन्म स्थान, निवास स्थान और कानूनी अधिकार की, तो कानूनी अधिकार, निवास और जन्म के आधार पर कभी भी नागरिकता को परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अरस्तु भी इसका विरोध करते हैं। अरस्तु के अनुसार वह व्यक्ति ही नागरिक है जो स्थायी रूप से न्याय, प्रशासन और राजकीय पदों को ग्रहण करने की प्रक्रिया में भाग ले सकता है। तो दोस्तों क्या हमें अपने संविधान में यह बात नजर आती है कि नहीं नजर आती है? साफ साफ दिखता है। उसके अलावा एथेंस में शासन संबंधी मामलों पर विचार करने के लिए इक्लेसिया और न्यायिक कार्यों के लिए हेलिया नामक सभाओं का गठन किया गया था। तो अब ये दोनों आपके लिए प्रश्न बन गया कि क्लेसिया और हेलिया का उल्लेख किस संदर्भ में आता है। तो शासन संबंधी मामलों पर विचार करने के लिए क्लेसिया और न्यायिक कार्यों के लिए हेलिया नामक सभाओं का गठन किया गया। साथ साथ दोस्तों इसमें शामिल होने वाले लोग कितने वर्ष की उम्र के बताए गए, तो 30 वर्ष से अधिक उम्र के होने चाहिए, और साथ साथ वो समाज के उच्च और संप्रभु वर्ग का भी हिस्सा माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। फाइनली देख सकते हैं दोस्तों कि अरस्तु कहता है कि नागरिकता किसे मिलनी चाहिए, तो नागरिकता उन्हीं को मिलनी चाहिए जो शासक और शासित दोनों रूपों में कार्य करने में सक्षम हो, अदरवाइज किसी को नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही साथ वो कहते भी हैं कि वो अवकाश भी उसे प्राप्त होता हो। यहां अवकाश का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? अवकाश का मतलब हम लोग छुट्टी से समझते हैं, लेकिन यहां पर दोस्तों अवकाश का मतलब जो है वो छुट्टी से नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अवकाश का मतलब यहां पर छुट्टी से नहीं बल्कि उन कार्यों को करने से है जो साध्य है, ना कि साधन। मतलब ज्ञान हुआ, कला हुई, साहित्य हुआ, राजनीति हुई, ये सब ऐसे काम हैं जिसे अरस्तु साध्य मानते हैं, जिनका उद्देश्य लेकर के व्यक्ति को चलना चाहिए। जबकि उत्पादन, निर्माण और व्यापार, इसको उन्होंने साधन कहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अरस्तु के अनुसार किन्हें नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, यह बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो यह क्वेश्चन आपका कूट आधारित प्रश्न बना करके आपसे पूछा जाता है, तो इसका आंसर आप कैसे दोगे? तो याद रखिए, संपत्ति विहीन व्यक्तियों को, क्योंकि उन्हें राज्य प्रबंधन का अनुभव नहीं होता। दासों या गुलामों को, क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं होती है। बूढ़े और महिलाओं को, क्योंकि उनमें हीन बौद्धिक क्षमता होती है। ये एक पूर्वाग्रह है जिसका फिलहाल आप समर्थन शायद नहीं करेंगे। श्रमिक और व्यापारी को, क्योंकि उनके पास अवकाश नहीं है। अवकाश का मतलब मैंने बताया, छुट्टी से मतलब नहीं यहां पर। और बच्चों को, क्योंकि ये वैचारिक रूप से परिपक्व नहीं है और ना ही शारीरिक रूप से।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं अरस्तु के न्याय संबंधी विचारों की। अरस्तु के जो न्याय संबंधी विचार हैं वो सद्गुणों के समूह के रूप में परिभाषित किए जा रहे हैं, जहां वो ये कहता दिखाई देता है कि न्याय का जो अर्थ है वो किसी अपराधी को उसके अनुचित कार्य के लिए मिलने वाला दंड होता है। तो यहां पर उन्होंने न्याय को इस रूप में परिभाषित किया। साथ साथ अरस्तु की जो न्याय संबंधी परिभाषा है दोस्तों, इस परिभाषा में वो व्यक्ति में निहित उन सभी गुणों की बात करते हैं जो एक ऐसे समाज का निर्माण कर सके जो समाज के हर वर्ग के हितों को केंद्र में रखकर काम कर सके, सबको साथ लेकर चल सके और सबका विकास ही उसका उद्देश्य हो, संसाधनों का समान रूप से वितरण हो और व्यक्ति एकाधिकार की भावना से मुक्त रहे। यानी वहां पर आप डिसेंट्रलाइजेशन पर भी एक तरह से अरस्तु को विचार करते हुए देख सकते हैं। अब न्याय की बात करें तो न्याय को उन्होंने दो रूपों में क्लासिफाई किया है, एक कंप्लीट जस्टिस और एक स्पेसिफिक जस्टिस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अरस्तु नैतिक गुण और चरित्र की श्रेष्ठता को क्या कहते हैं? तो इसी को वो पूर्ण न्याय कहते हैं। यानी कंप्लीट जस्टिस क्या है? तो उनके लिए कंप्लीट जस्टिस का मतलब है जो मोरल वैल्यूज आप में है और जो आपका कैरेक्टर की मजबूती है, आपके चरित्र की जो मजबूती है, इसी को वो पूर्ण न्याय कहते हैं। ऐसा मनुष्य स्थापित कानूनों के अनुरूप जो आचरण करता है वही व्यक्ति जो माना जाएगा कि समाज के साथ पूर्ण न्याय कर सकता है। अब विशेष न्याय की बात करें तो अरस्तु सद्गुण और भलाई की बात को विशेष न्याय में रखता है। यानी जो दूसरों के हितों के लिए भी कार्य करने में सक्षम हो और इच्छा रखता हो, वह माना जाएगा कि वह वास्तव में किस तरह के न्याय की बात हो रही है, वहां विशेष न्याय की बात कर। अब विशेष न्याय को देखो एक बार फिर से कैटेगराइज किया इन्होंने। तो विशेष न्याय में पहला न्याय आपको दिख रहा है वितरणात्मक न्याय और दूसरा सुधारक न्याय। अब सुधारक न्याय जो है ये नागरिकों का पारस्परिक व्यवहार होता है, इस पर डिपेंड करता है। और विवरणात्मक न्याय की बात करें तो व्यक्ति को महत्व उसकी योग्यता के आधार पर दिया जाए, इसको वो वितरणात्मक न्याय के रूप में देखते हैं। अरस्तु के आदर्श राज्य की अवधारणा को भी समझना जरूरी है क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों उनकी आदर्श राज्य की बात करें तो पॉलिटिक्स के 8 ग्रंथों में से किस ग्रंथ में उन्होंने आइडियल स्टेट की बात कही है? तो 7वें ग्रंथ में उन्होंने आइडियल स्टेट की बात कही है। उनकी आदर्श राज्य की अवधारणा का उल्लेख कैसे करते हैं वो, तो वो ध्यान रखना है आपको। अरस्तु अपने आदर्श राज्य की प्रेरणा कहां से लेते हैं दोस्तों? तो प्लेटो के ही ग्रंथ लॉज से प्राप्त करते हैं और यहां पर वो दार्शनिक शासन के स्थान पर कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ को आदर्श राज्य का मूलभूत सिद्धांत बताते हैं। निश्चित रूप में यहां आप एक बात लगातार देखेंगे कि जो भी बातें मैं आपसे लगातार कर रहा हूं, इन सारी बातों में आपको हमारी वर्तमान राजनीतिक प्रणाली की झलक जरा जरा सी देखने को मिल रही होगी। दोस्तों यहां वो दार्शनिक शासन के स्थान पर चूंकि कानून शासन की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जो कि ज्यादा रियलिस्टिक मालूम पड़ता है, ज्यादा यथार्थवादी दृष्टिकोण लगता है। साथ ही अरस्तु अनुभव, रीति रिवाज और जनमत को भी पर्याप्त महत्व देते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर बात करें विशेषताओं की तो आप देख सकते हैं व्यक्ति का नैतिक विकास, यानी जहां पर राज्य के नागरिक निजी कल्याण से ज्यादा सामाजिक कल्याण को महत्व दें। विधि की सर्वोच्चता, जहां व्यक्ति की इच्छाओं का प्रभाव नहीं पड़ता किसी राज्य के अस्तित्व पर। जनसंख्या, यानी आदर्श राज्य की जनसंख्या कैसी होनी चाहिए? अपेक्षाकृत कम, ताकि सभी को संसाधनों का समान रूप से उपयोग करने का मौका मिल सके। प्रदेश की बात करें तो प्रदेश की सीमा छोटी होनी चाहिए ताकि सभी हिस्सों पर दृष्टि रखी जा सके और नागरिकों का चरित्र तो उत्तम होना ही चाहिए उनके शब्दों में। शिक्षा की बात भी कर लेते हैं दोस्तों। शिक्षा आप देख सकते हैं उनके अनुसार शिक्षा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन करने की क्षमता प्रदान करता है। वर्गों के बीच सामंजस्य होना चाहिए राज्य में। आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए जहां संपत्ति का समान रूप से वितरण हो और नागरिकों की मूलभूत जरूरतों जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब की पूर्ति हो सके। और स्त्रियों में साम्यवादी वाली जो व्यवस्था स्त्रियों को लेकर के है वो नहीं होनी चाहिए, जिसके बारे में प्लेटो इसका समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों अब अरस्तु की सामाजिक व्यवस्था पर भी नजर डाल लेते हैं जल्दी से। दास प्रथा को लेकर अरस्तु ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यूनानी समाज में दास प्रथा जो है वो होमर के समय से प्रचलित है, जहां इन्हें आर्थिक उत्पादन और शारीरिक श्रम के लिए ही अधिकृत किया गया। अरस्तु से पहले अगर एंटीफोन की बात करें तो एंटीफोन ने दोस्तों दास प्रथा का विरोध किया है और दास प्रथा का विरोध करते हुए एंटीफोन कहता है
कि मानवीय समानता के सिद्धांतों का, खासकर मूलभूत सिद्धांतों का दास प्रथा उल्लंघन करती है। साथ साथ अरस्तु की बात करें दोस्तों, तो अरस्तु ने दास प्रथा का कहीं ना कहीं समर्थन करते हुए कहा, निम्न तर्क प्रस्तुत किया कि दासता प्राकृतिक है। वो स्वामी वर्ग और समाज के लिए दासता को लाभदायक मानता है, क्योंकि उसका मानना है कि अगर आपके पास दास होंगे तभी आप अपने लिए अवकाश प्राप्त कर पाओगे, और अवकाश का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूं दोस्तों। दासता को उन्होंने नैतिक बताया, क्योंकि स्वामी के सानिध्य में उनके हिसाब से दासों का वैयक्तिक विकास होता है और इससे उनके नैतिक उत्थान में भी मदद मिलती है। ऐसा लग रहा होगा कि सही तो बोल रहा है, यही तो उनकी व्यवहारिकता है, यही उनका प्रभाव है कि यहां कोई भी व्यक्ति अगर उनके विचारों को पढ़े तो आप इसे सिरे से खारिज नहीं कर पाओगे। अरस्तु की बात करें दोस्तों, तो उन्होंने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और स्थायित्व का अंग भी माना है दासता को, और साथ साथ वो कहते हैं कि दासता जन्म मूलक नहीं है, बल्कि ये गुणों पर आधारित होनी चाहिए। यहां पर वो दासों को क्लासिफाई करते हैं दो भागों में, जिसमें पहला है प्राकृतिक दास, जो गुण और विवेक में दूसरों से कम है, और कानूनी दास यानी जो लीगल स्लेव हैं, यानी वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें युद्ध में हरा करके बंदी बनाया गया हो। अब बात कर लेते हैं फाइनली उनके विचारों में आलोचनाओं की बात कर लेते हैं दोस्तों। मानव समूह का दास प्रथा के आधार पर जो विभाजन किया है अरस्तु ने, वो बिल्कुल भी संभव नहीं है और ना ही व्यवहारिक है, और ये कभी भी विभाजन का आधार नहीं होना चाहिए। क्योंकि अरस्तु शारीरिक श्रम और आर्थिक उत्पादन, इन दोनों को दास वर्ग के दायित्व के रूप में दोहराते हैं, तो यहां पर प्रोफेसर मैकलेगन ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अरस्तु ने श्रम को दंडित किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, किसने कहा था, तो प्रोफेसर मैकलेगन ने ये बात दोहराई है। प्रोफेसर रॉस की बात करते हैं, तो रॉस ने क्या कहा दोस्तों, अरस्तु ने समाज को जिन दो भागों में बांटने की कोशिश की, उससे अव्यवस्था और उपद्रव ही बढ़ेगा। साथ साथ प्रोफेसर थियोडोर कहते हैं कि अरस्तु के इन विचारों से जातिगत अहंकार की बू आती है, ऐसा लगता है। खैर, फाइनली संपत्ति और परिवार संबंधी अरस्तु के विचारों पर नजर डाल लेते हैं। अरस्तु संपत्ति के संबंध में प्लेटो की विचारधारा का समर्थन नहीं करते हैं। यहां पर प्लेटो संपत्ति के संबंध में भी साम्यवादी विचारधारा का समर्थन करता है, उसकी तुलना में अरस्तु वैयक्तिक संपत्ति की विचारधारा का समर्थन करते हैं और इसे नैतिक और बौद्धिक विकास के लिए जरूरी मानते हैं। क्योंकि अगर उनके अनुसार व्यक्ति अभावग्रस्त होगा तो वो कभी भी अपने नैतिक और चारित्रिक विकास पर ध्यान नहीं दे पाएगा। अरस्तु के अनुसार दोस्तों, व्यक्तिगत संपत्ति क्या है, सामूहिक संपत्ति से कहीं ज्यादा बेहतर होती है, बशर्ते सामाजिक क्षेत्र में जन कल्याण के कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जाए और परंपराओं तथा रीति रिवाजों और राजनीतिक क्षेत्र में यह कानूनों के द्वारा नियंत्रित किया जाए। ऐसे में दोस्तों, इस कथन में अरस्तु ने निजी स्वार्थ को सामाजिक प्रगति के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। इस बारे में प्रोफेसर फास्टर क्या कहते हैं, वो कहते हैं दोस्तों कि अरस्तु सीमित संपत्ति की अवधारणा पर बल देता है। यहां पर अरस्तु ने संपत्ति को तीन अलग अलग हिस्सों में कैटेगराइज किया। जहां व्यक्तिगत संपत्ति तथा उपयोग की बात की, उन्होंने सामूहिक रूप से होना चाहिए, हालांकि यह सर्वाधिक समर्थित विचार है उनका। दूसरा, संपत्ति सामूहिक हो और इसका उपयोग वैयक्तिक हो, और तीसरा, संपत्ति का उपयोग दोनों ही सामूहिक रूप से किया जाए, संपत्ति का भी और उसका उपयोग भी, ये दोनों सामूहिक रूप से किया जाए। तो तीन स्तरों पर वो संपत्ति को कैटेगराइज करते हैं। फाइनली उनका सर्वाधिक समर्थन जो बात कही गई वो इसी का है। अब धन के दूषित वितरण और आर्थिक विषमता को ही क्रांति और वर्ग संघर्ष का कारण मानते हैं, और आगे चल करके हम लोग कार्ल मार्क्स के भी विचारों पर इसी अवधारणा का, इसी विचारधारा का प्रभाव देख सकते हैं। फाइनली क्रांति के बारे में बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। तो अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के 7वें भाग में ही क्रांति और संविधान में परिवर्तन लाने वाले कारणों का उल्लेख किया। जहां जहां मैंने पॉलिटिक्स के पार्ट्स की बात की है उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं कि क्रांति का प्रतिकार करने वाले उपायों का उल्लेख अरस्तु ने पॉलिटिक्स की किस किताब में किया होगा, तो याद रखिएगा उन्होंने इसका उल्लेख पॉलिटिक्स की दूसरी किताब में किया है। कितने देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने क्रांति की व्याख्या की, तो कुल 158 देशों के संविधानों का
अध्ययन करने के बाद ही उन्होंने क्रांति की व्याख्या की और उन्होंने क्रांति को मुख्य रूप से 3 चीजों में परिवर्तन लाने वाले कारक के रूप में डिफाइन किया, जहां पर राज्य है, संविधान है और शासन सत्ता है। यानी क्रांति इन तीनों में क्या करती है? परिवर्तन कर देती है। फाइनली दोस्तों, अरस्तू के अनुसार शासक वर्ग में होने वाला परिवर्तन भी क्या है? क्रांति है, क्योंकि नेतृत्व बदलने के साथ साथ शासन संबंधी नीतियों में भी बदलाव आ जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्रांति के कारणों की बात कर लें तो उन्होंने क्रांति के 2 कारण बताए हैं, जिसमें एक असमानता है और एक अन्याय है। इसमें पूर्ण असमानता की बात करें तो उन्होंने पूर्ण असमानता के संबंध में कहा था कि संसाधनों के वितरण और पहुंच में अगर अंतर है तो यह पूर्ण असमानता की स्थिति होगी। और आनुपातिक असमानता में उन्होंने योग्यता को आधार बनाने की बात कही। अन्याय को उन्होंने कैसे डिफाइन किया? तो अन्याय और दुर्भावना दोनों ही असंतोष और अस्थिरता को क्या करते हैं? जन्म देते हैं, और यह सामाजिक विद्रोह और क्रांति का कारण बनता है। इन सभी बातों से क्या स्पष्ट होता है दोस्तों? इन सभी बातों से स्पष्ट होता है कि जो अरस्तु हैं, उनके जो राजनीतिक सिद्धांतों की प्रामाणिकता समय और स्थान की सीमाओं से आगे बढ़कर के आज शाश्वत सत्य का रूप धारण कर चुकी है, और इसी की वजह से उनकी राजनीतिक महत्ता की उपेक्षा करना संभव नहीं है। अब अरस्तु के राजनीतिक दर्शन पर यूनानी प्रभाव दिखता है या नहीं, अगर यह प्रश्न आपके सामने आता है तो यह ध्यान रखिएगा कि चाहे नगर राज्य की संकल्पना हो, दास प्रथा का समर्थन, सीमित नागरिकता, व्यापार व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोण और शिक्षा को महत्व, इन सब पर हमें प्लेटो के राजनीतिक दर्शन का प्रभाव नजर आता है। साथ ही किसी भी राजनीतिक सिद्धांत पर उसके परिवेश के प्रभाव का पड़ना तो तय है, इसको रोका नहीं जा सकता। और ऐसे में अरस्तु के कुछ विचारों पर, जैसा मैंने कहा, प्लेटो के दर्शन का प्रभाव दिखता है। चूंकि वो उसके गुरु भी थे तो स्वाभाविक है। अब अरस्तु का राजनीति शास्त्र में क्या योगदान रहा? तो दोस्तों देखिए, मानवीय प्रकृति तथा राज्य के उद्देश्यों की विवेचना करना, स्वतंत्रता और राजसत्ता के बीच उचित संबंध, विधि की सर्वोच्चता का सिद्धांत, लोकमत और परंपराओं की महत्ता का प्रतिपादन, जो लोकतांत्रिक अवधारणा का मूल आधार है, साथ ही राजनीति और आर्थिक परिस्थितियों के प्रभाव की विवेचना और शासन के अंगों की विवेचना, इन सब पर हमें उनका प्रभाव नजर आता है। उन्होंने असेंबली, मजिस्ट्रेसी और जुडिशरी 3 हिस्सों में यह बांटा है उस समय की शासन व्यवस्था को, जो हमारे वर्तमान विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की भी झलक हमें इसमें दिखाई देती है। शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत दिया गया है उनके द्वारा, वो भी आज प्रभावी है। वे उदार लोकतंत्र का भी समर्थन करते हैं, वो भी हम देखते हैं। और अवरोध तथा संतुलन के माध्यम से वो मध्यम मार्ग अपनाने की बात पर भी जोर देते हैं। तो ये सारी बातें हम लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि बहुत ही बेहतरीन दृष्टिकोण रहा है अरस्तु का, और आज का हर राजनीतिज्ञ कहीं ना कहीं अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों से सहमत नजर आता है, और दुनिया के हर देश की राजनीतिक व्यवस्था में अरस्तु के इन विचारों की झलक हमें दिखाई देती। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अरस्तु को बहुत ही कंसाइज तरीके से मैंने उनके संपूर्ण राजनीतिक विचारों का विश्लेषण आपके सामने रखा है, और ये आपकी परीक्षा की तैयारी में आपकी काफी मदद करेगा। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए एसएसजी गुरुकुल के इस ऑनलाइन मंच पर। और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि मैं और प्रेरित हूं और आपके लिए इसी प्रकार के प्रयास आगे भी आपकी सफलता तक करता रहूं। नमस्कार दोस्तों।